हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 11 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। कल मैं बाहर चला गया था, इसलिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है। वापस हम कल से कंटिन्यू करेंगे सही टाइम पे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर इंडिया के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर नवी मुंबई में स्थापित किया गया है। ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर है। देखिए, मुंबई से कुछ दूरी पर पनवेल करके एक प्लेस है, वहां पर ये डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इस डाटा सेंटर का नाम क्या है? तो योटा NM1 डाटा सेंटर इसका नाम है। और ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने का कार्य करेगा। इस डाटा सेंटर को किसके द्वारा सेटअप किया गया है? तो योटा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है जो कि हीरानंदानी ग्रुप के तहत कार्य करती है। उसने योटा NM1 डाटा सेंटर को स्थापित किया है। तो आप याद रखिएगा, एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई के पास नवी मुंबई में। मुंबई इस समय और चर्चा में है क्योंकि जो सीएम है यहाँ के महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने मुंबई में 4 जंबो कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। कितने? 4 जंबो कोविड केयर सेंटर को भी इनॉग्रेट किया है सीएम उद्धव ठाकरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड बुक लिखी गई है AK श्री कुमार द्वारा। AK श्री कुमार जी ने अपनी वाइफ रूपा श्री कुमार के साथ मिलकर यह बुक लिखी है। आप याद रखिएगा, इसको रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। ये महावीर, आप लोगों ने कई स्टोरी सुनी होंगी। एक सोल्जर ऐसा है जो मरने के बाद भी बॉर्डर पे पहरा दे रहा है। उसी सोल्जर की लाइफ पे आधारित ये बुक है। 1962 इंडो चाइना वॉर में जसवंत सिंह रावत नाम के एक सोल्जर थे जो शहीद हो गए थे। आज भी कहा जाता है कि वो इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देते हैं। तो आप याद रखिएगा, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड बुक AK श्री कुमार ने अपनी वाइफ रूपा श्री कुमार के साथ मिलकर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमादो गॉन कलीबली रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री के सर्विंग PM थे? तो अमादो गॉन कलीबली ये आइवरी कोस्ट के सर्विंग PM थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। आप यहाँ पिक में देख लीजिए, ये हैं अमादो गॉन कलीबली। ये आइवरी कोस्ट के PM थे और 2020 में प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ने वाले थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। देखिए, बात करें आइवरी कोस्ट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है। कैपिटल यहाँ पे आप देख लीजिए यमोसुकरो, आप देख लीजिए कैपिटल ये है। यहाँ की करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। तो आइवरी कोस्ट के PM अमादो गॉन कलीबली का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कितने अमाउंट के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अप्रूव कर दिया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अप्रूव कर दिया है। इस फंड का यूज एग्रीकल्चर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। इस फंड को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया है। कौन सी स्कीम के तौर पे? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है, जिसको MIS पोर्टल यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस फंड के तहत जो भी लोन दिया जाएगा उस पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। हालांकि ये जो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा ये मैक्सिमम 2 करोड़ तक का ही, यानी आपको 2 करोड़ का ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है और 7 वर्ष के लिए ही ये इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। आप इतना याद रखिएगा। ये जो लोन दिया जाएगा इसके लिए क्रेडिट गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो सिडबी के तहत जो CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कार्य करता है, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत दिए गए लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड करेगा। आप इतना याद रखिएगा। तो आपका सारे फैक्ट कवर हो गए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA ने किसके साथ पार्टनरशिप की है NVIDIA AI टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए? तो रिसेंटली NVIDIA ने IIT हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप की है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए। आप ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो NVAITC है ये इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर होगा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए NVIDIA ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो IIT हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप की है। आप याद रखिएगा, IIT हैदराबाद इस समय बहुत चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही NPCI
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईआईटी हैदराबाद में अपना स्मार्ट डाटा सेंटर भी स्थापित किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। एनवीडिया क्या है? ये अमेरिका में जो डेलावेयर सिटी है वहां पर स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। डेलावेयर जब भी आता है तो आप देखिएगा यहाँ पे हनुमान जी की 25 फीट ऊंची एक जो है स्टैचू स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पैंडेमिक रिस्क पूल, इस पर 9 मेंबर पैनल बनाया गया है IRDA द्वारा। आपको बताना है इस 9 मेंबर पैनल के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन होंगे। तो रिसेंटली IRDAI ने सुरेश माथुर की अध्यक्षता में एक 9 मेंबर ग्रुप या कमेटी बनाई है जो इंडिया पैंडेमिक रिस्क पूल स्टैब्लिश करने पर सजेशन देगी। ये इंडिया पैंडेमिक रिस्क पूल जो होगा वो किसके लिए काम करेगा? एक्चुअली पूल क्या होता है? एक तरह का बफर जोन क्रिएट करने का काम होता है इसका। हेल्थ क्राइसिस के दौरान या फिर डिजास्टर क्राइसिस के दौरान ये जो सुरेश माथुर कमेटी है वो एक पूल के एस्टेब्लिशमेंट का प्रस्ताव देगी IRDAI को। तो आप इतना याद रखिएगा। IRDAI की बात करें तो कुछ दिन पहले ही जी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में श्योरिटी बॉन्ड मार्केट के लिए, श्योरिटी बॉन्ड के लिए एक कमेटी बनाई थी IRDAI ने। IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस म्यूजिशियन चार्ली डेनियल, इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं चार्ली डेनियल, ये यूएस से बिलोंग करते थे। यूएस के फेमस कॉमेडियन चार्ली डेनियल का निधन हो गया है। आप देख सकते हैं ये हैं चार्ली डेनियल, म्यूजिशियन थे यूएस के, इनका निधन हो गया है। उसके अलावा ये दूसरी पिक किसकी है? ये पिक है सुरेश आमोनकर जी की। ये गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे, इनका भी निधन हो गया। तो आप देखिएगा सुरेश आमोनकर गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी राइड्स शोरूम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो लग्जरी राइड्स शोरूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुखबीर सिंह को। देखिए लग्जरी राइड्स, ये जो सेकंड हैंड कार होती है जितनी भी लग्जरीज कंपनी है, जैसे आपका BMW हुआ, ऑडी हुआ, मर्सिडीज हुआ, उन सभी सेकंड हैंड कार को रिवैम्प करता है आपका लग्जरी राइड्स शोरूम। रिसेंटली इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुखबीर सिंह को बनाया है। और आप ये याद रखिएगा ये लग्जरी राइड कोई जो है फॉरेन कंट्री नहीं है, ये इंडिया में स्थित एक शोरूम है। 2012 में स्थापित किया गया था और इसने सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। लग्जरी राइड शोरूम कहाँ स्थित है? तो हेडक्वार्टर्स का दिल्ली में स्थित है, लेकिन ब्रांचेस कई जगह पे हैं। यह क्वेश्चन है, WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन की कितनी कंट्रीज को रूबेला फ्री घोषित किया है? तो रिसेंटली WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन यानी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 2 कंट्रीज को रूबेला फ्री घोषित किया है। रूबेला मतलब देखिए रूबेला वायरस है जिसकी वजह से चेचक होता है। रिसेंटली WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन से श्रीलंका और मालदीव को रूबेला फ्री घोषित कर दिया है। ये साउथ ईस्ट एशिया की ऐसी 2 कंट्री हैं जो पहले से ही मीजल्स यानी खसरा से भी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। तो आप याद रखिएगा रिसेंटली WHO ने श्रीलंका और मालदीव को साउथ ईस्ट एशिया रीजन में खसरा यानी मीजल्स और रूबेला यानी चेचक से मुक्त घोषित कर दिया है। आप याद रखिएगा। देखिए कोई भी कंट्री रूबेला से तब मुक्त घोषित की जाती है, यानी चेचक से तब मुक्त घोषित की जाती है जब लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला नहीं आया हो यहाँ पे चेचक का। तो आप देखिएगा। बात करते हैं WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर WHO का कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है WHO के? तो टेड्रोस एडहेनम WHO के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन जो कि चेन्नई से बिलोंग करती हैं, वो WHO की वाइस प्रेसिडेंट है। WHO में टोटल 194 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस एशिया पैसिफिक रीजन के लिए किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रिसेंटली एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरनेस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा जारी किया गया है। एशिया पैसिफिक की 10 कंट्रीज यानी 10 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? जो ये इंडेक्स है इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसका टाइटल क्या है? टाइटल है कैंसर प्रिपेयरनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। क्या? कैंसर प्रिपेयर्ड इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। ये इस इंडेक्स की रिपोर्ट है जिसका टाइटल है। देखिए EIU ने ये इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस जारी की है। एशिया की टोटल 10 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। इंडिया की रैंक क्या है उसमें? इंडिया की रैंक है 8th यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंडिया 8th प्लेस पे है और इंडिया का स्कोर क्या है? 51.6। टॉप किसने किया है एशिया पैसिफिक
रीजन में कैंसर को कंट्रोल करने में, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है एशिया पैसिफिक रीजन में आपके कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, और साउथ कोरिया सेकंड प्लेस पे है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो लंदन स्थित ये एक एनालिसिस फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने इंडिया के सारे प्राइवेट न्यूज चैनल बंद कर दिए हैं? तो रिसेंटली नेपाल ने इंडिया के सारे प्राइवेट न्यूज चैनल बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के न्यूज चैनल यानी डीडी न्यूज और डीडी नेशनल नेपाल में प्रसारित होगा। वैसे प्राइवेट न्यूज चैनल तो इंडिया में भी बंद करने वाले हैं, सिर्फ ये पैसा कमा रहे हैं, इनको पब्लिक की कोई फिक्र नहीं है। देखिए नेपाल गवर्नमेंट इस समय कई जगह पे इंडिया से मतभेद क्रिएट कर रही है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि जो चीन के एम्बेसडर है नेपाल में, उनका नाम है हाओ यांगी, उसकी सलाह पर नेपाल इंडिया से विरोध कर रहा है। आप देखिएगा नेपाल इंडिया के साथ ये कर रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है नेपाल के साथ? इंडिया ने नेपाल में पहला संस्कृत विद्यालय बना के दिया है नेपाल को। नाम क्या है? श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। क्या? श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। इंडिया के बाद पहला अगर कोई संस्कृत विद्यालय है तो नेपाल में ही खोला गया है, श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। तो आप इतना देखिए, नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। इनकी प्रेसिडेंट कौन है? इनकी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। कैपिटल आप सभी को पता है कि काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान यानी अप्रैल से लेकर जून के दौरान सबसे ज्यादा मार्केट बारोइंग किस स्टेट के द्वारा की गई है? तो मार्केट बारोइंग में टॉप रहा है तमिलनाडु। अभी फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के दौरान जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके दौरान तमिलनाडु टोटल 30,500 करोड़ का मार्केट से उधार लिया है। ये जो टोटल बारोइंग है इंडिया की 1.7 लाख करोड़ के आसपास, उसका 17% होता है। तो अकेले तमिलनाडु ने 17% मार्केट बारोइंग ले रखी है। आप याद रखिएगा, तो टोटल जितनी भी स्टेट है इंडिया के उसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु द्वारा मार्केट बारोइंग ली गई है। इंडिया का विदेशी ऋण मैंने आपको पढ़ाया था कितना है? 558 बिलियन डॉलर के आसपास है, मैंने आपको पढ़ाया था, जो प्रीवियस टाइम से यानी लास्ट ईयर से 2.8% अधिक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, वापस रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके 25th गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IARI बिल्डिंग किस शहर की? IARI बिल्डिंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्डिंग कर दिया गया है। तो रिसेंटली झारखंड में स्थित IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। तो आप देखिएगा झारखंड, आप यहाँ मैप में देख लीजिए, झारखंड में ही है वो बिल्डिंग जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। झारखंड ने कुछ दिन पहले ही श्रावणी मेला और हूल दिवस भी मनाया था। हूल दिवस मैंने आपको बताया संथाल विद्रोह से रिलेटेड है। झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची। सीएम कौन है यहाँ के? हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड के, और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो रिसेंटली झारखंड स्थित IARI बिल्डिंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्डिंग रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री में वर्ल्ड का फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल ओपन किया गया है? तो रिसेंटली वियतनाम में वर्ल्ड का फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल ओपन किया गया है। ये होटल देखिए आप, सोने की लेयर्स यूज की गई हैं, गोल्ड की लेयर्स यूज की गई हैं इसको बनाने में। जो बाहरी दीवारें हैं इन पर 1 टन से भी ज्यादा सोना यूज किया गया है। ओरिजिनल सोने की बात कर रहा हूँ। इस होटल को बनाने में टोटल $200 मिलियन का खर्चा आया है, $200 मिलियन का। आप देख सकते हैं बाथ टब, इसमें भी गोल्ड लेयर्स यूज की गई हैं। इवन वॉश बेसिन में, कॉफी कप में, हर जगह पे आपको गोल्ड लेयर्स मिल जाएंगी इस होटल में। तो वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम की कैपिटल हनोई में ओपन किया गया है। आप देखिएगा, ये आप मैप में देख लीजिए, ये है वियतनाम, कैपिटल क्या है? हनोई। यहाँ की करेंसी का नाम है देखिएगा वियतनामी डोंग। क्या? वियतनामी डोंग। इसके प्रेसिडेंट का नाम काफी अजीब था इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो के द्वारा डेवलप किया गया इंडिया का नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन है? तो जूम ऐप आपने सुना होगा, इस पे बहुत विरोध हो रहा था क्योंकि चाइना का ऐप था और लोग इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। तो जूम ऐप को मात देने के लिए रिसेंटली जियो ने जियो मीट नाम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप किया है। इस जियो मीट की खास बात यह है कि इसमें कितने भी यूजर्स एक टाइम पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं साथ में। उसके अलावा आप कितने भी समय के लिए वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं इसमें। हालांकि जो आपका चाइनीज ऐप था जूम, उसमें लिमिट थी कि आप 8 घंटे ही वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना ही यूजर्स की लिमिट है और ना ही टाइम की लिमिट है। तो आप देखिएगा जियो मीट ऐप जियो के द्वारा डेवलप किया गया है। आपको याद होगा इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप पे बैन लगा दिया था। इंडियन आर्मी इससे भी 30 कदम आगे निकल गई। 89 टोटल ऐप पे बैन लगा दिया। हालांकि इसमें सिर्फ चाइना के नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे भी ऐप हैं जिन पे इंडियन आर्मी ने बैन लगा दिया है। तो इंडियन आर्मी ने 89
और इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप पे बैन लगा दिया था। उन चाइनीज ऐप पे बैन लगने के बाद अब जूम शायद यूज ना हो तो उन्होंने जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIBA रैंकिंग में 52 kg कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तो रिसेंटली AIBA ने रैंकिंग जारी की है, यानी अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसने रैंकिंग जारी की है जिसमें अमित पंघाल ने टॉप किया है 52 kg कैटेगरी में। ये आप यहाँ देख सकते हैं, अमित पंघाल इंडिया के फेमस बॉक्सर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं अमित पंघाल, और AIBA की रैंकिंग में 52 kg कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है। AIBA की बात करें तो अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? गफूर रखीमोव। क्या? गफूर रखीमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने बजाज एलियांस के साथ पार्टनरशिप की है? तो रिसेंटली करूर वैश्य बैंक ने, यानी करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियांस के साथ पार्टनरशिप की है। अब करूर वैश्य बैंक अपनी बैंक और इंश्योरेंस दोनों सर्विसेज बजाज एलियांस के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा। करूर वैश्य बैंक ने कुछ दिन पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी पार्टनरशिप की थी। किसके साथ? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी पार्टनरशिप की थी करूर वैश्य बैंक ने, ताकि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर सके। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तमिलनाडु के करूर में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट है J नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th मिनिस्ट्रियल समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइज हुई। आपको बताना है इसके बैठक की अध्यक्षता किस कंट्री द्वारा नहीं की गई? तो रिसेंटली जो 4th समिट थी मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन, इसकी 4th समिट थी। आप यहाँ देख सकते हैं मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन। पहली बार इसकी समिट वर्चुअल तरीके से हुई है। इसके अध्यक्ष यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा थे, यानी इस बैठक की अध्यक्षता यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा की गई। इंडिया ने इसमें पार्ट तो लिया, लेकिन ये उसका इस समय अध्यक्ष नहीं, यानी बैठक की अध्यक्षता नहीं की गई। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया इस मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन मीटिंग में? तो हमारे फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने 4th मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आप याद रखिएगा। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से 2 क्वेश्चन है और लास्ट वीक के रिवीजन से 2 क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।